चल के लड़के को देख तो लो। मेरा दावा है कि लड़का तुम्हें बहुत पसंद आएगा। बाला बहुत अच्छा लड़का है। हाँ हाँ बेटी, हम लोग तुम्हारे दुश्मन तो नहीं है। किसी अच्छे लड़के से ही तुम्हारी शादी करवाएंगे ना। आखिर तू हमारी इकलौती बेटी है। अच्छा ठीक है माँ, अब ज्यादा भावुकतापूर्ण शब्दों का इस्तेमाल ना करो। मैं चलने के लिए तैयार हूँ। चलो फिर, बिना देर के हम सब चलते हैं। सभी बाला के घर पहुंचते हैं। अरे क्या बात है बहन जी, अभी तक आपका बेटा नहीं आया। जी बस आता ही होगा। तभी वहां बाला आता है। लो जी, आ गया मेरा बेटा। ये लोग तुझे देखने आए हैं और ये इनकी बेटी नम्रता है। बाला के सर पर बिल्कुल बाल नहीं होते। ये देख नम्रता और उसके परिवार वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये तो टकला है। हे भगवान, माँ पिताजी, आप दोनों एक टकले से मेरी शादी करवाने वाले थे। अरे ये तो पूरा उजड़ा चमन है। देखो बेटी, इस तरह किसी का मजाक उड़ाना गलत है। किसी के बारे में इस तरह की बातें नहीं करते। बालों का क्या है, वो तो आते जाते रहते हैं। लड़का टकला है तो क्या हुआ, इंजीनियर है, अच्छा खासा कमाता है। आप चुप रहिए जी। इसकी तरफदारी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके भी सर पर बाल नहीं है। मैंने तो आपसे शादी कर ली, मगर मैं अपनी बेटी की शादी एक टकले से बिल्कुल नहीं करवाऊंगी। अरे ये क्या, कब से आप लोगों ने टकला टकला लगा रखा है। और माफ करना, तुम भी कोई हूर की परी नहीं हो। तुम लोग मेरे घर में आकर मेरी ही बेइज्जती कर रहे हो। निकल जाओ यहाँ से। हाँ हाँ तो जा रहे हैं ना, हमें भी यहाँ रुकने का कोई शौक नहीं है। नम्रता और उसके परिवार वाले उठकर वहां से जाने लगते हैं। तभी नम्रता का छोटा भाई जाते जाते कहता है, टकला, तेरा बाप टकला। और इस तरह बाला का रिश्ता टूट जाता है। फिर एक दिन सड़क के किनारे एक आदमी घूम घूम कर कंधी बेच रहा होता है। कंधी ले लो, कंधी, एक से बढ़िया एक कंघी ले लो, नए जमाने की कंघी ले लो। अरे भाई ये ले लो। घूमते घूमते वो बाला के पास पहुंच जाता है। अरे भाई साहब, कंधी लोगे क्या, ये लो। तभी उसकी नजर बाला के सर के ऊपर पड़ती है। अरे माफ करना भाई साहब, आप इसे लेकर क्या करोगे, आपके सर पर तो बाल ही नहीं है। आपका तो स्टेडियम पूरा खाली है। चलता हूँ, कंधी ले लो, कंधी ले लो। कंधी वाले की बातें सुनकर बाला को बुरा लगता है। उस समय बाला को ऐसा महसूस होता है कि उसके लिए दुनिया में सबसे कीमती कोई चीज अगर है तो वो सिर्फ बाल है। बाला सड़क पर चलते हुए लोगों के बाल बड़े गौर से दिखता है। चलते चलते बाला एक मंदिर के पास पहुंच जाता है। हे भगवान, तुमने ये मेरे साथ क्या किया। थोड़े से बाल अगर मुझे दे देते तो तुम्हारा क्या चला जाता। सारी दुनिया मेरा मजाक उड़ाती है। अरे भैया, आज पहला इंसान देख रहा हूँ जो मंदिर आकर भगवान से अपने लिए बाल मांग रहा है। बेटा, भगवान ने तुम्हें सब कुछ तो दिया है, अच्छी सेहत है, अच्छी नौकरी है। लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। घर जाओ, सब ठीक हो जाएगा। बाला वहां से चला जाता है। घर पहुंचकर बाला खाना खाता है और अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। फिर सुबह जब बाला सोकर उठता है तो आईने के सामने अपने आप को देखकर हैरान हो जाता है। बाला के सर पर एकदम घने बाल आ जाते हैं। बाला खुशी से झूम उठता है। अरे ये तो चमत्कार हो गया, मेरे सर पर बाल आ गए। लेकिन ये हुआ कैसे। दोस्तों, अगर आप इस कहानी का दूसरा भाग देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। गांव में चाउमीन का चलन अभी अच्छे से नहीं आया था, लेकिन सुरेश शहर से चाउमीन बनाना सीख कर गाँव में ठेला लगाता है। अब ये केचुआ है क्या भैया, कैसे खाया जाता है। अरे नहीं नहीं, ये चाउमीन है। चाउमीन शहर में खाया जाता है। कितने की दे रहे हो सुरेश। 10 रुपए की प्लेट भरकर। तभी वहां शहर से पढ़ा एक लड़का आता है। जरा एक प्लेट चाउमीन तो देना। सुरेश उसे चाउमीन देता है। उसे चाउमीन खाता देख गांव वाले भी उससे चाउमीन ले लेते हैं और खाने लगते हैं।
अरे वाह सूरज भैया, कमाल की बनाए हो। 2 प्लेट मेरे बच्चों के लिए भी पैक कर दो। बस फिर क्या था, सुरेश का ठेला लगता है और चाउमीन खरीदने वालों की लाइन लग जाती है। तभी वहां से गांव का साहूकार होकर गुजरता है। और ये क्या भीड़ लगी है, लगता है झगड़ा हो गया है गांव में। चलूं मैं अभी तो मजे ले लूं। और कहा है इतनी भीड़ लगी है यहाँ, लड़ाई हो गई है क्या? अरे साहूकार साहब, ना ना ना, कोई लड़ाई ना हुई है। ये तो सुरेश की दुकान है चाउमीन की। हम लोग चाउमीन खाने आए हैं, आप भी खाइए ना। साहूकार चाउमीन खाता है और सुरेश की तरफ देखता है, जो सारे दिन के पैसे गिन रहा होता है। अरे सुरेश, क्या लागत है इस काम की? अरे साहूकार जी, आप अब आए हैं तो ये पूरे 10,000 रुपए ले जाइए, जो पिछले साल शहर जाने से पहले आपसे लिए थे ना। लागत तो क्या कहे, जो आपने दिया था उसी में सीखा भी है और दुकान भी खोल ली। अरे पैसे इतने जल्दी क्या जरूरत थी? कैसे जरूरत नहीं थी साहूकार जी, इतना मोटा ब्याज कहां से भरते। साहूकार को अब सुरेश की दुकान को हड़पने की लालच आ जाती है। नाना करते ये सारे दिन में 500 रुपया कमा ही लेता है। अरे गांव में ये ऐसे ही कमाता रहा तो कहीं ब्याज का काम ना शुरू कर दे। अरे भैया, कोई ना कोई जुगाड़ तो करना पड़ेगा। अब साहूकार घर आ जाता है और अपनी बीवी को सारी बात बताता है। हाँ जी, ये तो मैंने भी सुना है कि सुरेश के हाथ की चाउमीन नहीं खाई तो कुछ नहीं खाया। अरे हाँ हाँ, सही ही कहते हैं, मैं अभी खा कर ही आ रहा हूँ। अरे भाग्यवान है, कितना अच्छा हो ना, अगर वो पैसा हम लोगों को मिल जाए। क्यों है? हाँ, वो तो है, लेकिन कैसे? हम लोगों को तो चाउमीन बनाना आता ही नहीं है। साहूकार और उसकी बीवी अब रोज चुपके से सुरेश के घर जाते हैं और खिड़की से उसे चाउमीन बनाते देखते। अब क्या था, दोनों को चाउमीन बनाना आ जाता है। फिर एक रोज, और सुरेंद्र, तुझे साहूकारनी ने बुलाया था, बोल रही थी कि बेटे के जन्मदिन में 10 किलो चाउमीन का ऑर्डर देना है, बना दोगे ना? अरे हाँ हाँ साहूकार जी, मैं जरूर बना दूंगा। कब देना है घर में 10 किलो चाउमीन? अरे वो तो तू घर आकर बता कर लेना, मैं नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, शाम को काम निपटा कर आ जाता हूँ। सुरेश साहूकार के घर जाता है, लेकिन वहां मियाँ बीवी मिलकर उसे बंधक बना लेते हैं। अरे मुझे क्यों बांध रखा है, मुझे छोड़ दो। आज से तेरा ठेला मैं लगाऊंगा और बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। साहूकार एक आदमी को सुरेश की निगरानी में लगा देता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन, अरे साहूकार जी, आप कब से चाउमीन बेचने लगे और अपना ये सुरेश कहाँ गया? और वो तो शहर गया है, उसका कोई काम निकल आया था, बोल रहा था कि जब तक वो ना आए तब तक मैं ही उसके ठेले का काम कर दूं। पैसे भी तो बहुत उधार ले रखे थे उसने, लगता है कर्जा भरने के डर से भाग गया है। अरे पर वो तो बोल रहा था कि उसने सारा कर्जा उतार दिया है, और वो क्यों भागेगा, इतना तो कमा रहा था। अरे मुझे क्या पता, अरे चाउमीन खाना है तो बोलो, नहीं तो भागो यहाँ से। अरे हाँ हाँ, दे दो दे दो। अब तो चाउमीन खाना पूरे गांव के लोगों के लिए आदत ही बन गया है, ना खाओ तो नींद ना आए। हाँ हाँ, तो लो और निकालो 50 रुपए। 50 रुपए क्यों? सुरेंद्र तो 10 रुपया में देता था। अरे वो पागल था, मैं थोड़ी ना हूं। गांव वाले, जिनको चाउमीन की लत लग गई थी, वो करते भी क्या, दे दो और ये लो 50 रुपए। लेकिन फिर साहूकार उन लोगों को प्लेट में थोड़ी सी चाउमीन रख देता है। अरे ये क्या, पैसे 5 गुना ज्यादा और चाउमीन बस इतनी सी। अरे साहूकार साहब, भगवान से तो डरो। बस फिर क्या था, साहूकार की मन मर्जी चलने लग जाती है और गांव वाले करते भी क्या। एक रोज, मुझे तो लगता है कि सुरेश को साहूकार ने मार डाला होगा, क्योंकि उसका काम इतना अच्छा चल रहा था, फिर वो क्यों जाता, और वो भी साहूकार के हवाले दुकान करके। ना बाबा ना। अगले रोज, भाग्यवान देखो तो जरा,
ये सुरेश भी ना कितना पागल था। जिस काम से वो ज्यादा पैसे बना सकता था उससे इतने कम पैसे छाप रहा था। 50 रुपए प्लेट में भी गांव वाले खूब खा रहे हैं चाउमीन। हाँ जी, और जितने में वो लोगों को 10 प्लेट खिलाता था। भर भर कर हम लोग उतने में 20 प्लेट बना रहे हैं, क्यों जी? वहीं सुरेश रोज भगवान से मांगता कि बस एक बार वो किसी तरह वहां से निकलने में कामयाब हो जाए, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकामयाब होती। फिर एक दिन, और भाग्यवान, ऐसा कुछ करो कि चाउमीन बनाने का खर्चा आधा हो जाए, जिससे हम लोगों को और मुनाफा हो। ना जी, मुझे तो कोई तरकीब ना सूझ रही। अरे सुनो, एक काम करते हैं। चाउमीन बनाने में जो सब्जी लगती है वो मंडी में लेने तुम देर रात चली जाना। तब तक वो सारी सड़ी गली सब्जी जो दुकानदार वहीं फेंक जाते हैं वो उठाकर ले आना फ्री में। अरे वाह जी वाह, आप तो बहुत समझदार हैं जी। बीवी वैसा ही करती है, लेकिन अब लोग चाउमीन खाते तो मुंह बनाकर। फिर एक बार, अरे राम राम राम, ये पेट में दर्द काहे हो रहा है? आई, 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 आई। हाय रे हाय, मेरा भी पेट दर्द के मारे फटा जा रहा है। आय, सभी को शक हो जाता है कि उन लोगों को चाउमीन खाने से ही ये बीमारी हो गई है। वहीं दूसरी तरफ जो आदमी सुरेश की निगरानी कर रहा था वो सो रहा होता है और मौका देखकर सुरेश वहां से भाग जाता है। सुरेश गांव वालों के पास जाकर उन्हें सब कुछ बता देता है। बस अब क्या था, साहूकार के घर पुलिस पहुंच जाती है। चलो, तुमने गांव के लोगों को खराब सब्जी वाली चाउमीन खिलाकर बीमार किया और सुरेश को बंधक बनाया। तुम्हें इसीलिए हम गिरफ्तार कर रहे हैं। साहूकार को पुलिस ली जाती है और फिर अगले दिन से सुरेश का ठेला गांव के बाजार में लग जाता है, जहां अब पहले से ज्यादा भीड़ होती है। कांता बहन की 2 बहुएं थी, बड़ी कल्पना और छोटी प्रिया। कल्पना का जैसा नाम वैसा ही काम। सारा दिन कल्पनाओं में रहती, ना कोई काम करती ना कोई धाम। अरे कल्पना बहू, जरा अच्छी सी चटनी पीस दे, आज कुछ मजेदार खाने का मन है। पेट में जलन हो जाएगी मां जी बुढ़ापे में, और वैसे भी मेरा काम करने का वक्त शाम का है, अब प्रिया को ही बोल दो। इतना कहकर कल्पना वहां से चली जाती है। कांता कल्पना के ऐसे रवैये से काफी परेशान रहती हैं। मैं बना देती हूँ माँ चटनी, ऐसा बोलकर प्रिया माँ को चटनी बनाकर प्लेट में खाने को देती है कि तभी वहां कल्पना आ जाती है। अरे वाह चटनी, जरा चख कर तो देखो, बड़े दिन हो गए। अरे नहीं बहू, तू तो रहने ही दे चटनी खाना, पेट में जलन हो जाएगी। इतना कहकर कांता और प्रिया दोनों हंसने लगते हैं। कल्पना सारा दिन या तो मोबाइल में यूट्यूब देखती या फिर सोती रहती। उसका कमरा भी बिखरा और गंदा रहता। एक दिन कल्पना का पति अशोक उससे कहता है, अरे कल्पना, जानवर भी उस जगह को साफ कर लेता है जहां वो बैठता है। तुम तो इंसान हो, कैसे इतने गंदे कमरे में रह लेती हो? देखो, सारा सामान यहां वहां बिखरा पड़ा है। ज्यादा अपनी माँ का बोल ना बोलो। हाँ, कमरा तुम्हारा भी तो है, गंदा लग रहा है तो साफ कर लो। पता नहीं तुम्हारे साथ मैं कैसे जिंदगी बिताऊंगा। इतना कहकर अशोक वहां से चला जाता है। कल्पना बस खाना खाने कमरे से बाहर आती और फिर से कमरे में चली जाती। इससे कांता बहन काफी परेशान रहती। एक दिन प्रिया कांता से कहती है, माँ, मैं सारा दिन काम करके थक जाती हूँ, आप कल्पना दीदी से कहिए ना कि सुबह और शाम का काम बांट ले, मैं तो अब सिर्फ एक वक्त का ही काम करूंगी। हाँ। अरे तो वो भी ना करना, एक बहू तो काम चोर थी ही, दूसरी भी आ गई काम ना करने के बहाने लेकर। तभी वहां प्रिया का पति रमेश आ जाता है। माँ, मैं देख रहा हूँ भाभी कोई काम नहीं करती। प्रिया सारा दिन घर और रसोई का काम करती है, अब कुछ करो ना माँ। कांता मन में कुछ सोचती है और कल्पना के पास जाती है।
कल्पना फोन पर मेकअप करना देख रही होती है। कल्पना, तुम सारा दिन बस मोबाइल देखती हो, घर का कोई काम भी कर लिया करो। प्रिया सारा दिन काम करके थक जाती है। आज से मैंने फैसला किया है, एक वक्त का काम तुम करोगी, सुबह का खाना तुम बनाओगी और रात का प्रिया। आप लोगों ने काम को हवा बना रखा है। अरे पता नहीं थोड़ा सा ज्यादा काम करने में आप लोग घबरा क्यों जाते हैं। और हाँ, बहुत ज्यादा प्रिया की तारीफ मत करिए मेरे सामने, बड़ी बहू तो मैं ही रहूंगी। मैं कुछ नहीं जानती। कल सुबह मुझे वक्त से खाना चाहिए, रसोई में आ जाना, वरना कल से तुझे खाना नहीं मिलेगा। अगली सुबह कल्पना रसोई में नहीं आती है। वो देर से सोकर उठती है और बाहर आकर कहती है, अरे भूख लगी है, आज खाने में क्या है। इतनी देर हो गई, आज किसी ने मुझे उठाया भी नहीं, पता नहीं कहाँ है सब। कल्पना को घर में कोई नहीं दिखता। वो रसोई की तरफ जाती है जहां बड़ा सा ताला लगा होता है। अरे रसोई में ताला, ओ मैं तो भूल ही गई थी। माँ ने आज से सुबह का खाना मुझे बनाने को कहा था। हे भगवान, इतने लोगों का खाना बनाना क्या आसान है। तभी घर के सारे सदस्य बाहर से वापस आते हैं। वाह माँ जी, मजा आ गया छोले भटूरे खाकर। मेरे मुंह में तो अभी भी स्वाद आ रहा है। अरे कल्पना, तेरे भरोसे रहते तो हम तो भूखे ही रह जाते। कल्पना को बहुत गुस्सा आ जाता है। अब बहुत हो गया, आज से मैं अपनी रसोई अलग कर रही हूं। मैं अपना खाना खुद बना लिया करूंगी। कल्पना अपनी रसोई अलग कर लेती है, पर आए दिन उसका देर से उठना और काम न करने की आदत से वो भूखी ही रह जाती थी। उसी के सामने घर के लोग अच्छे अच्छे पकवान खाते और कामचोर कल्पना को जैसे तैसे ही खाना बनाकर खाना पड़ता। पर एक दिन तो हद ही हो गई। माँ, दीदी आज सुबह से कमरे से बाहर नहीं निकली, हमें जाकर देखना चाहिए। सो रही होगी कामचोर कहीं की, पर तुम कहती हो तो चलो देख लेते हैं उसे। कल्पना कमरे में पेट पकड़कर बैठी होती है। हाय मेरा दर्द, पेट दर्द के मारे मर रही हूं मैं। अरे दीदी क्या हुआ, पेट में दर्द क्यों हो रहा है, डॉक्टर को दिखाया आपने। माँ, कल्पना खड़ी होती है और माँ जी के पास आती है। मुझे माफ कर दीजिए, अब से मैं सारे काम में मदद करूंगी, कभी आलस और काम चोरी नहीं करूंगी। हाँ हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अचानक क्या हो गया जो तू काम करने को तैयार हो गई, कामचोर कल्पना। माँ, लगातार बासी और उल्टा पुल्टा खाना खाने के कारण मेरे पेट में इन्फेक्शन हो गया है। काम न करना पड़े इसलिए मैं 2 दिन का खाना एक दिन ही बना लेती थी। बासी और खराब खाना खाने के कारण लेने के देने पड़ गए। पेट में दर्द हो रहा है। चलो अच्छा हुआ, देर आए दुरुस्त आए। चोर देवरानी। एक बार की बात है, सुषमा अपने पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी मोहन नगर में रहती थी। उसकी 2 बहुएं थी, पल्लवी और शिवानी। एक दिन दोनों बहुएं रसोई में काम कर रही होती है कि तभी उनकी सास सुषमा उन्हें बुलाती है। अरे बहू, जरा इधर तो आना। शिवानी, जरा जाकर देखना सासू माँ क्या कह रही है। दीदी आप ही देख लो ना जाकर, आपको भी तो सुनाई दे रहा है। अरे मैं आटा गूंद रही हूँ ना, तुम चली जाओ। हाँ तो मैं भी तो सब्जी काट रही हूँ ना दीदी। अरे बहू जल्दी आओ। उफ़ो, ये तो जाएगी नहीं, मैं ही जाकर देखती हूँ कि क्या करना है। पल्लवी सुषमा के कमरे में जाती है। जी मम्मी जी, क्या हुआ। शाम को घर पर कुछ मेहमान आने वाले हैं, तो तुम अच्छा सा खाना बना लेना बहू। ठीक है मम्मी जी, आप बता दीजिए क्या क्या बनाना है और कितने लोग आ रहे हैं। सुनील की मौसी जी और उनका पूरा परिवार आ रहा है।
कुल मिलाकर 3 लोग और हमें मिलाकर हुए 9 लोग। तो अभी से ही तैयारी करना शुरू कर दो। और हाँ, घर की सफाई भी कर देना, हाँ, अच्छे से। जी मम्मी जी, सब काम हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। पल्लवी शिवानी को घर में मेहमान आने वाले हैं इसके बारे में बताती है। क्या? 9 लोगों का खाना बनाना होगा, घर की सफाई करनी है? बाप रे! सासू माँ ने तो हमें घर की नौकरानी ही समझ कर रखा है। ऐसा नहीं बोलते शिवानी, हम इस घर की बहू हैं और घर के काम करना हमारा फर्ज है। दीदी तो है ही सासू माँ की चमची, जब देखो सासू माँ सासू माँ। मैं तो इतना सारा काम नहीं करने वाली। हाँ। शिवानी कपड़े लेकर गमला साफ कर रही होती है और चक्कर आने का नाटक करने लगती है। मेरा सर चकरा रहा है। तभी वहां पल्लवी और सासू माँ जाते हैं। अरे बहू, क्या हो गया तुम्हें? मम्मी जी, बहुत तेज सर में दर्द हो रहा है। तुम एक काम करो शिवानी, आराम कर लो। नहीं नहीं दीदी, घर में मेहमान आने वाले हैं, मुझे आपकी मदद करनी चाहिए। अरे कोई बात नहीं शिवानी, तुम आराम कर लो, मैं सब काम कर लूंगी। ठीक है दीदी, अगर आप इतना कह रही हैं तो आराम कर लेती हूँ। शिवानी आराम से अपने कमरे में मैगजीन पढ़ रही होती है। इसे कहते हैं आराम की जिंदगी। इतना सारा काम। चलो सारा काम खत्म हो गया, शिवानी को दिखाती हूँ। शिवानी अपने कमरे में ईयरफोन में गाने सुनते सुनते सो जाती है और उसके साइड में मैगजीन भी रखी होती है। पल्लवी वहां आ जाती है और वो सब देखती है। ओहो, तो मतलब सब काम चोरी का बहाना था। अभी बताती हूँ इसको। घर का सारा काम मुझे करना पड़ा और ये महारानी यहाँ मैगजीन पढ़ रही है, गाने सुन रही है। पल्लवी रसोई से एक प्लेट और चम्मच लेकर आती है और शिवानी को थाली बजाकर उठाने लगती है। शिवानी अचानक से उठती है। उठ गई महारानी, गाने भी सुन लिए, मैगजीन भी पढ़ ली। तुम तो बहुत बड़ी झूठी निकली शिवानी। तुमने सर दर्द का बहाना बनाया ताकि काम करने से बच सको। हाँ, बनाया बहाना। तो क्या करती, इतने सारे काम करती। मुझे कोई शौक नहीं है चापलूसी का। क्या चापलूसी? तुम्हें लगता है कि मैं सारे काम चापलूसी के लिए कर रही हूं? और नहीं तो क्या। तभी वहां सासू मां आ जाती हैं। अरे बहू, वो लोग बस आने ही वाले हैं, तुम तैयारियां कर लो। जी सासू मां, तुझे तो मैं बाद में देखती हूँ। सब खाना खाने बैठते हैं और खाना शुरू करते हैं। तभी सुनील की मौसी बोलती है। वाह भाई वाह, खाना तो बहुत ही अच्छा बना है सुषमा जी, एक एक चीज में क्या स्वाद है। ये सुनकर शिवानी मुंह बना लेती है। उसे अपनी जिठानी की इतनी तारीफ रास नहीं आती। आपकी बहुएं तो बहुत ही अच्छा खाना बनाती हैं। हाँ, बनाती तो दोनों ही अच्छा है, पर आज ना ये सारा खाना बड़ी बहू ने बनाया है। छोटी बहू की तबीयत ठीक नहीं थी, सो इसलिए। मानना पड़ेगा सुषमा जी, आपकी बड़ी बहू तो बहुत ही गुणवान है। पल्लवी की तारीफ सुनकर शिवानी को जलन होती है। पल्लवी ये सुनकर खुश हो जाती है और शिवानी की तरफ देखकर उसे चिढ़ाती है। कुछ देर बाद मेहमानों के जाने का वक्त हो जाता है। मौसी जी सबके लिए उपहार लाई होती है। वो सबको शगुन के पैसे देती है और अंत में पल्लवी के पास आती है। तुम्हारे लिए शगुन का लिफाफा तो है ही, पर बहू तुम्हें एक और उपहार भी मिलेगा इतना अच्छा खाना बनाने के लिए। मौसी अपने सोने के कंगन निकालकर पल्लवी को पहना देती है। ये लो, ये मेरे मनपसंद कंगन है, अब से ये तुम्हारे हुए। धन्यवाद मौसी जी। ये देखकर शिवानी तो पूरी तरह से जल जाती है और गुस्से से रसोई में चली जाती है। तभी वहां पल्लवी आ जाती है और उसे अपने कंगन दिखाने लगती है। देवरानी जी, अब आपका सर दर्द ठीक तो है ना? मुझे लगता है कि अब सर दर्द शुरू हो गया होगा आपका।